हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th के हिंदी का अति लघु प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण VVI है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो अगर हमें बातचीत न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं वह वाक शक्ति न होने के कारण हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो इससे हमको यही पता है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हमें किसी से बातचीत नहीं कर पाते और हम लोग चुपचाप बैठे रहते। सभी लोग जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे बैठे रहते हैं। जो लोग जो बोलकर हम सुख दुख का अनुभव करते हैं वह नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या मत है? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के मत है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन की राय है, बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। सही बात है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप बैठे रहते उसके गुण तथा अवगुण का पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करे। तो उसने कहा था कहानी में लेखक लहाना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया गया है। लहाना सिंह लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुर्माई हो गई है क्या? और लड़की दौड़कर भाग जाती है और इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहाना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए कितना स्नेह था। ठीक है, और वह प्रेम निश्चल इसलिए था कि लहाना सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपनी जान भर समझ कर निभाया और अपनी जान तक की आहुति दे दी। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला 3 नंबर प्रश्न है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है? तो संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षा थी कि उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्षों करने का होगा। और इस प्रकार से समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गाँव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे में पुलिस में हो या अन्य किसी प्रकार के घूसखोरी चलती है, उसके खिलाफ जो संघर्ष रहेगा, अर्थात गांव की तरह तरह के अन्य अन्याय होते हैं, गांव में हर एक तरह के अन्याय होते हैं, तो यह समितियां उनका विरोध करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी का क्या सुझाव है? उन सुझावों से आप कितना सहमत है? ठीक है, इसको आंसर को लिखना है इसमें। तो चुनाव सुधार के बारे में जीपी जी की प्रमुख सुझाव यही था कि इस बार जो चुनाव हो उसके प्रचार में बहुत कम खर्च हो, व्यवस्था कुछ इस प्रकार हो कि जो भी प्रतिनिधि उस पर जो खड़ा हो उन पर जनता का अंकुश रहे। और उनका यह भी सुझाव था कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जिन संघर्ष समितियों से मिलकर अपना आम आदमी उम्मीदवार खड़ा किए अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जो उनमें से किसी को मान्य करे, जनता और छात्र की संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम में यह संघर्ष समितियां करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है कैसे? ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्थशास्त्र पाठ से ली गई है। लेखक का तात्पर्य यह है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है, यानी उसमें नारी का भी कुछ गुण होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके नर के अंदर नारी का गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्धनैश्वर का मतलब दोनों, अर्थात नर और नारी दोनों एक दूसरे से बिना अधूरा है, अतः पुरुष में भी नारीत्व का गुण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अपूर्ण है। ठीक है, लेखक का यही कहना है। अगला क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, लेखक जब मालती के घर जाते हैं तो उनका कैसा लगता है उसको इसी को लिखना है इसमें। तो मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था कि वहाँ छाया मंडरा रही थी। ठीक है, मशीन की तरह उसकी दिनचर्या थी, उदास मन, थका थका तन, जिसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर इतना प्रिय, विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला नहीं, बुझा ही रहा। तो अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती, उल्टे में उसके प्रश्नों का उत्तर भी बहुत ही संक्षेप में देती थी। लेखक को यह बात जरूर अनुभव हो रहा था कि इतने चहकने वाली लड़की कुछ ही वर्षों में इतना
बुझा कैसे गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक और मालती के संबंध में परिचय दीजिए। तो देखिए, मालती और लेखक के संबंध में परिचय देना है। तो लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार है और मालती जो है वह दूर के रिश्तेदार है और रास्ता में भाई है, पर बचपन में उसका संबंध मित्रता का था। एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ हुआ था। उसके व्यवहार में सदा शख्स की स्वेच्छा सजनता रही। वह कभी भी भातृत्व के बड़े छोटेपन के बंधन में नहीं गिरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन गैंग्रीन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैंग्रीन एक ऐसा घाव या चोट होता है, देखिए गैंग्रीन एक ऐसा घाव या चोट होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, उसे गैंग्रीन कहते हैं। आमतौर पर इसे गलाब भी कहते हैं। गैंग्रीन को जो बीमारी है उसको गलाब भी कहते हैं। ठीक है, अर्थात घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है, या ठीक होने के बजाय गलने लगता है, बढ़ने लगता है, अर्थात उस परिस्थितियों में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। अथवा पहाड़ियों पर, इसका एक आंसर तो यहाँ तक हो ही गया। दूसरा है अथवा में भी दिया हुआ है। देखिए, पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद कुछ दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जो है वह जख्म का सख्त अधिक अख्तियार कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पाँव कटवाना ही है, उसे गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। ये भी जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट बीबीआई है। ठीक है, तो देखिए, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, तो आंसर देखिए, भगत सिंह की विद्यार्थियों से निम्नलिखित अपेक्षा है। ये ऐसा तो सब में लिखना है। ठीक है, और पॉइंट बाय पॉइंट देखिए आपको ऐसा ही एग्जाम में लिखना भी है। देश को आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को देश को आज़ाद करने में तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और 2 नंबर में देखिए, विद्यार्थियों अलग अलग रहते हुए भी अपने देश की अस्तित्व की रक्षा करें। वे उनका परम कर्तव्य है। वे पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान जरूर रखें। देखिए, विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान अवश्य रखना चाहिए और जब जरूरत पड़े तो देश के लिए जंग के मैदान में कूद पड़े। ठीक है, और 4 नंबर पॉइंट में है, वह भारी क्रांति के लिए तत्पर हमेशा रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गांधी जी शिक्षा को कैसे आदर्श थे। तो गांधी जी का शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों को संस्कार में उत्तम चरित्र अर्थात ज्ञान हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वह छोटे बड़े के चरित्र और बुद्धि की विकास करने के बजाय उसे बौना बना देती है। गांधी जी ने कहा है कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी यह भी विचार था कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडलिक जी कौन थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुंडलिक जी कौन थे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी के एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के विचार आदर्श को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। ठीक है, ये पुंडलिक जी जो थे वह गांधी जी के आदर्श को सच्चे दिल से मानने और बड़े ही निर्भय पुरुष थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 ईस्वी में, जिन्हें गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसीलिए बुलाया था कि ताकि वे आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामीण वासियों को दिल से अंग्रेजों के प्रति भय को दूर कर दे। ठीक है, इसका आंसर वही होगा। पुंडलिक जी कौन थे, तो यहाँ पे शॉर्टकट इसका आंसर इतना ही जो लिखना है। मानव को स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है, तो मानव स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर इसीलिए कहता है कि मानव के सामने उसका मुल्क का दुश्मन दिखाई दे रहा है। मानव को सामने उसका मुल्क का दुश्मन दिखाई दे रहा है और वह उस दुश्मन को बेरहमी के साथ बुरी तरह घायल कर दिया है और उसे मारना चाहता है। बिस्नी माना करने पर भी मानव अपने आप को नहीं रोक पाता है क्योंकि उसके अंदर सच्चे देशभक्ति की भावना है। वह अपने सामने अपने मुल्क के दुश्मन को जीवित नहीं देख सकता है, अतः वह अपने आप को बहसी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। ठीक है, मानव अपने स्वयं को बहसी और जानवर से भी कट कर क्यों कहता है, इसका आंसर यही है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है। विष्णु जो थी मानव की माँ, वह विष्णु जो थी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है, तो मुन्नी के विवाह के चिंता, यहाँ पे चिंता लिख लीजिएगा। ठीक है, मुन्नी के विवाह के चिंता के कारण विष्णु मानव को लड़ाई में भेजती है क्योंकि विष्णु के घर की हालत बहुत ही खराब है। मानव के सिवा घर में कमाने वाला कोई नहीं है और इसलिए विष्णु जो है मानव को लड़ाई में भेजती है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किन कारणों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे
जैसे उगने लगते हैं। ठीक है, तो लेखक जब छोटे थे तो उनके परिवार के सभी लोग दूसरे लोगों के घरों में काम करते थे। वे लोग बहुत ही मेहनत करते थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस काम के बदले थोड़ा बहुत था अनाज या जूठन मिलती थी। शादी ब्याह के मौके पर भी उन्हें मेहमानों के खाना खा लेने के बाद जूठों पतलों के बची जूठन ही मिलता था। कभी कभी तो पुड़िया के टुकड़ों को सुखा लेते थे। लेखक जो थे वह पूरी टुकड़ों को भी सुखा लेते थे और बरसात के दिनों में पानी में उबालकर नमक और मिर्चा छींटकर खाते थे। इन सब बातों को सुनकर लेखक के अंदर कांटे चुभने लगते हैं। ठीक है, इसी सब बातों को सोचकर लेखक के अंदर जो है वह कांटे चुभने लगते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये है, कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला के लिए सिद्धांत क्या है, तो कला के लिए यह सिद्धांत का यह तात्पर्य है कि यहाँ पे देखिए प्रगीत मुनों को लंबी होना और लंबी कहानियों को नकार देना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए सेकेंडरी में लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले से ही दिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उसकी माँ क्यों रोने पड़ती है। देखिए ओम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है जूठन, वही इसी पाठ का है यह। घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उसकी माँ क्यों रोने पड़ती है, तो देखिए माँ उनकी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अर्थात लेखक चामड़ा उतारना जैसा घिनौना काम करे, क्योंकि लेखक जो थे वह चामड़े के उधर से आए हुए थे लेकर, और उसके शरीर पर पूरे खून बहुत लेक लगा हुआ था। तो यही सब देखकर उसकी माँ रोने लगती है और चमड़ा उतारना जैसा घिनौना काम करे, लेकिन घर में किसी और के न होने के कारण मजबूरी में उन्हें लेखक को भेजना पड़ता है। घर में कोई नहीं था, तो इसी कारण उसको लेखक को उसकी माँ भेजी चमड़ा उतारने के लिए। ठीक है, जब वह वापस आया तो सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। उसके कपड़े पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उन्हें देखकर उसकी माँ रोने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डायरी क्या है। डायरी किसी साहित्य या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभव का ब्यौरा है। देखिए डायरी क्या होता है, डायरी जो है किसी साहित्य या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभव का ब्यौरा ही होता है, जिसमें वह बड़ी सच्चाई के साथ सिखाता है। उसमें बहुत ही सच्चाई के साथ सिखाता है। 2 नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन के बहुत ही दोनों क्वेश्चन जितना ही क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट VVI है। ठीक है, सबको अच्छे से देख लीजिएगा। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है, देखिए डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें सभी बातों को पूरी सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है। डायरी देखिए, डायरी जो लिखता है इंसान कोई, तो उसमें अपने दैनिक अनुभव का ब्यौरा होता है। ठीक है, उसमें पूरा सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है। इसमें सभी घटनाओं को सही रूप में वर्णित करना पड़ता है। साथ ही साथ डायरी में शब्दों और अर्थों को उदासीन कम रहती है, और इसी के साथ शब्द में ही उदासीन, हंसी सब लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।